नमस्कार। मैं श्वेता भारती एबीएम कॉलेज गोलमुरी इतिहास विभाग की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं सेमेस्टर 3 का पेपर लेकर आई हूँ, जिसमें कोर कोर्स 5 का मेरा टॉपिक है। आज का मेरा टॉपिक है गुप्तोत्तर काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। गुप्तोत्तर काल, जिसे हम लोग राजपूत काल की भी संज्ञा दे सकते हैं। राजपूत यह काल 650 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का है। इस काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई। गुप्त काल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास का ही युग था। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में गणित, खगोल, आयुर्वेद तीनों का विकास हुआ, आरंभ हो चुका था, जो गुप्तोत्तर काल तक चलता रहा। गणित के क्षेत्र में प्राचीन भारतीयों को समस्त विश्व की 3 प्रमुख देन है। इस समय गणित के क्षेत्र में भारतीयों द्वारा विश्व को दिया गया 3 प्रमुख देन है। अंकन पद्धति, दूसरा है दशमलव पद्धति एवं तीसरा है शून्य का प्रयोग। दशमलव पद्धति का प्रयोग सबसे पहले ईसा की 5वीं शताब्दी के आरंभ का माना जाता है। गुप्त काल के प्रख्यात गणित शास्त्री आर्यभट्ट, जो 376 से 500 ईस्वी के आसपास हुए थे, वे इनसे परिचित थे। प्रख्यात गणित शास्त्री आर्यभट्ट इस गणित एवं विज्ञान दशमलव पद्धति से परिचित थे। वराहमिहिर ने भी अपने ग्रंथों में दशमलव पद्धति का उपयोग किया है, जिसका उल्लेख एवं साक्ष्य हमें मिलते हैं। चीनियों ने दशमलव पद्धति बौद्ध धर्म प्रचारकों से सीखी और पश्चिमी जगत ने अरबों से सीखी। जब वे भारत के संपर्क में आए, ज्योतिष और गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट गुप्त युग में काफ़ी प्रसिद्ध थे तथा भारत ही नहीं पूरे विश्व में उनका नाम है। वह पटना के रहने वाले थे और 376 ईस्वी के लगभग उनका जन्म हुआ था। आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी गोल है एवं सूर्य ही नहीं बल्कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने ही सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि सूर्य नहीं बल्कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। इसके पूर्व यह धारणा थी कि सूर्य घूमता है। उन्होंने यह भी बताया कि ग्रहणों का कारण चंद्र और सूर्य को राहु अथवा केतु द्वारा डसना नहीं बल्कि पृथ्वी और चंद्रमा की बदलती हुई स्थितियां हैं। आर्यभट्ट ने बीजगणित, ज्योमिति और त्रिकोणमिति में विभिन्न नवीन खोज किए। उन्होंने नक्षत्र विज्ञान, गणित, ज्योतिष आदि सभी क्षेत्रों में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है। उन्होंने आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की रचना की, जिनका पुनः प्रकाशन बिहार रिसर्च सोसाइटी ने किया है। क्षेत्रमिति, ज्योमिति
एवं त्रिकोणमिति का वास्तविक जन्मदाता आर्यभट्ट को माना जाता है। भौतिक विज्ञान के विकास में आर्यभट्ट को विभिन्न आविष्कार अत्यधिक सहायक सिद्ध हुए हैं। भारतीय अंकन पद्धति को अरबों ने अपनाया और यहीं से यह पश्चिमी देशों में प्रचलित हुई। अंग्रेजों में भारतीय अंकमाला को अरबी अंक कहते हैं, किंतु अरब के लोग इसे भारत से अपनाए जाने के परिणाम स्वरूप हिंसा कहते हैं। पश्चिम में अंकमाला का प्रचार होने से बहुत समय पहले ही भारत में इसका प्रयोग हो चुका था। यहाँ तक कि अशोक के अभिलेखों में भी भारतीय अंकन पद्धति का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। शून्य का आविष्कार भी भारतीयों ने ईसा पूर्व 2री शताब्दी में किया। अरब देशों ने शून्य का प्रयोग सर्वप्रथम 873 ईस्वी में किया। संभवतः अरबों ने इसे भारत से ही सीखा था और तत्पश्चात इसे पूरे यूरोप में फैलाया। आर्यभट्ट द्वारा किए गए गणित के अन्य आविष्कार भी अरब एवं यूरोप में भारत से ही पहुँचे। खगोल शास्त्र के क्षेत्र में आर्यभट्ट और वराहमिहिर 2 महान विद्वान हुए हैं। आर्यभट्ट 5वीं शताब्दी में एवं वराहमिहिर 6ठी शताब्दी में हुए। वराहमिहिर की सुविख्यात कीर्ति बृहत संहिता 6ठी शताब्दी की है। आर्यभट्ट के कार्य को निशंक, पांडुरंग, लाटदेव इत्यादि ने ज्योतिष के क्षेत्र में आगे बढ़ाया और वराहमिहिर ने उसे श्रेष्ठतम स्वरूप बना दिया। वराहमिहिर अपने युग के महान ज्योतिषी हुए। वराहमिहिर ने ही बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का। उन्होंने ग्रहों के संचार और अन्य खगोलीय समस्याओं के अध्ययन में यूनानियों की अनेक कीर्तियों का सहारा लिया है। इसी खगोलीय ज्ञान की सहायता से भारतीयों ने ग्रहों की गति का तथ्यपरक अवलोकन किया। वराहमिहिर के अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ ब्रह्मजातक, लघु जातक, पंचसिद्धांतिका इत्यादि है। पंचसिद्धांतिका नामक ग्रंथ में गुप्तोत्तर काल में प्रचलित ज्योतिष के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। वराहमिहिर मगध के रहने वाले थे तथा जीविका हेतु उज्जैन चले गए थे। वराहमिहिर ने 3 शाखाओं पर ग्रंथों की रचना की: तंत्र, जातक एवं संहिता। बृहत संहिता के 14वें अध्याय में भारतीय भूगोल का बृहद दर्शन या दिग्दर्शन हमें देखने को मिलता है। इस युग के एक और प्रमुख विद्वान थे ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ज्योतिषी और गणितज्ञ दोनों थे। इनके 2 ग्रंथ ब्रह्मस्फुट सिद्धांत एवं खंड खाद्य है। अरबों की भारतीय ज्योतिष का ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मगुप्त के इन्हीं 2 ग्रंथों से हुआ। अरबों को इन्हीं 2 ग्रंथों से ज्योतिष की जानकारी मिली। ब्रह्मगुप्त का समय 598 ईस्वी से उस समय हुआ जबकि गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था। उस समय
ब्रह्मगुप्त ने अपने ग्रंथों की रचना की। ब्रह्मगुप्त के पिता का नाम विष्णुगुप्त था एवं भिंडमाल जो उत्तर गुजरात में स्थित है वहाँ के वे निवासी थे, इसलिए इन्हें मालकाचार्य भी कहा जाता है। ब्रह्मगुप्त ने ग्रहण को चंद्रमा तथा पृथ्वी की छाया का फल बताया। वे पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने बीज गणित को भी काफ़ी आगे बढ़ाया और ज्योतिष की गणनाओं में उनका उपयोग किया। उन्होंने ही बताया कि जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश तारों की रोशनी को फीका बना देता है, उसी प्रकार कुट्टक अर्थात बीज गणित जानने वाला और उसका प्रयोग करने वाला गणितज्ञ दूसरे ज्योतिषियों को पछाड़ देता है। बाद के महान गणितज्ञ एवं ज्योतिषी भास्कराचार्य ने ब्रह्मगुप्त की प्रशंसा करते हुए उन्हें गणक चक्र चूड़ामणि की उपाधि दी। 12वीं शताब्दी के ही महान गणितज्ञ एवं ज्योतिषी भास्कराचार्य का जन्म 1114 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने 1150 ईस्वी में महान ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि की रचना की। यह 4 खंडों में विभाजित है। पाटी गणित या लीलावती, दूसरा बीज गणित, तीसरा गोलाध्याय एवं चौथा ग्रह गणित। प्रथम पुस्तक का विषय अंक गणित एवं तृतीय चतुर्थ का ज्योतिष है। भास्कराचार्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में करण कौतूहल नामक पुस्तक की रचना की। इसमें पंचांग बनाने की विधि लिखी गई है। इनकी रचना लीलावती जो अंक गणित पर आधारित है इतना प्रसिद्ध हुआ कि 1587 ईस्वी में अकबर की आज्ञा से फैजी ने इसका फारसी में अनुवाद किया। टेलर महोदय ने 1816 ईस्वी में इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। भास्कराचार्य प्राचीन भारत के अंतिम महान वैज्ञानिक थे। उस समय चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में भी गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में अत्यधिक प्रगति हुई। आयुर्वेद पर चरक एवं सुश्रुत के ग्रंथ चरक संहिता एवं सुश्रुत संहिता काफ़ी प्रसिद्ध है। बिंबिसार के काल में जीवकवाद का उल्लेख मिलता है। इसी कड़ी में चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में महान वैद्य धन्वंतरी भी हुए। गुप्तोत्तर काल में भी महान वैद्य एवं आयुर्वेदाचार्य हुए जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर कई ग्रंथ लिखे। इसी कड़ी में बाघभट्ट के अष्टांग संग्रह एवं अष्टांग हृदय काफ़ी प्रसिद्ध हुए। बाघभट्ट का काल 700 ईस्वी के आसपास निर्धारित किया गया है। बाघभट्ट के चिकित्सा शास्त्र काफ़ी प्रचलित हैं एवं प्रसिद्ध हुए। अष्टांग संग्रह में रोगों के कारण, भोजन की विधि एवं रोगों के उपचार की काफ़ी सटीक जानकारी दी गई है। गुप्तोत्तर काल में ही कायाकल्प नामक पशु चिकित्सक ने हस्त्या यजुर्वेद नामक पशुओं की चिकित्सा संबंधी पुस्तक लिखी। उस समय रसायन शास्त्र के क्षेत्र में भी काफ़ी उल्लेखनीय प्रगति हुई। उसी समय रसायन शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान एवं रसायन शास्त्री नागार्जुन हुए, जिनके युग में पारे का आविष्कार हुआ।
नागार्जुन ने प्रसिद्ध ग्रंथ रस रत्नाकर लिखा। बाद के रसायन शास्त्रियों ने नागार्जुन को सदैव एक महान रसायन शास्त्री के रूप में याद किया। वे संभवतः 9वीं एवं 10वीं शताब्दी में हुए थे, क्योंकि अल बरूनी ने लिखा है कि महान रसायन शास्त्री नागार्जुन उनसे 100 साल पहले हुए हैं और वे सोमनाथ के निकट के किसी स्थान के स्थानीय निवासी थे। धातु विज्ञान एवं शिल्प शास्त्र में भी गुप्तोत्तर काल में पर्याप्त उन्नति हुई। मानसागर शिल्प शास्त्र का एक उपयोगी ग्रंथ है। इसमें नक्षत्र एवं वास्तुकला का विवरण हमें देखने को मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के महरौली लौह स्तंभ गुप्तकालीन धातु विज्ञान की उन्नति को दर्शाता है एवं यह उस युग की प्रगति का जीता जागता नमूना है। यह लगभग 1500 से अधिक वर्षों से गर्मी, सर्दी एवं बारिश को झेलते हुए ज्यों का त्यों खड़ा है। स्तंभ की चिकनाहट एवं इस पर जंग न लगना धातु वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्य की बात है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त काल से जो परंपरा शुरू हुई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, वह गुप्तोत्तर काल तक चलती रही एवं उस समय भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व को इन्होंने काफ़ी कुछ दिया, जिसकी तुलना अभी भी नहीं कम की जा सकती, जिसकी प्रसिद्धि अभी भी कम नहीं है। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति एवं उन्नति का काल था। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास का काल था। गणित, खगोल एवं आयुर्वेद के विकास का काल था, जो संपूर्ण विश्व के लिए अनुकरणीय है। धन्यवाद।